अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। तो अभी मेरी जान हम बात करने जा रहे हैं लॉस ऑफ मोशन की। सो मेरे बेटे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने बिफोर द 30 अगस्त अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करने हैं, तो आप लोगों ने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाना है। लॉस ऑफ मोशन डेफिनेटली बहुत आसान है, आप लोगों ने इनको 9th क्लास में पढ़ा, फिर मेरा बेटा आप 11th क्लास में भी आके पढ़ रहे हो। वेल आप लोगों को क्लियरली ये बात बताता जाऊं कि आज हम कुछ नई चीजें भी पढ़ेंगे मेरा बेटा, और कुछ पुरानी चीजें जो आपको ऑलरेडी आती होंगी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मैं अब सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा लेसन या पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है। उसके बाद आप लोगों की जो कंफ्यूजन होगी अबाउट द एनएमडी कैट कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं और किस तरह के नहीं, तो मेरा बेटा वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। सो विश यू गुड लक, लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और मुझे भी बताइएगा, फीडबैक भी दिया करें एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि जी आपका जो लेक्चर है वो कैसा रहा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एमएम नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। तो मेरी जान चलिए मूव करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बताता है, लेकिन एक चीज आपको मैं पहले बता दूं, आपकी बुक में एक अनएप्रिशिएटेड फॉर्म भी लिखी हुई है। ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये सबसे पहले अबू अली सीना उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, नो बॉडी बिगिंस टू मूव एंड कम्स टू रेस्ट एंड कम्स टू रेस्ट इटसेल्फ। कोई भी बॉडी खुद से ना तो मूव करती है और ना ही वो खुद में रेस्ट में आ जाती है। तो मेरे बेटे इस स्टेटमेंट में डकी छुपी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि आपको मूव करने के लिए या रेस्ट में रखने के लिए एक चीज की जरूरत है जिसे हम फोर्स का नाम देते हैं। मेरे बेटे बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि यार शायद शायद न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरा बेटा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको डेफिनेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू देता है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट in motion remains in motion with the same speed and direction unless उसमें किसी किस्म की फोर्स ना लगे। जब आपके पास यहाँ पे आप लोगों ने मेरे बेटे ये चीज याद रखनी है, अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स का इफेक्ट जीरो होगा तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास जीरो आएगी। आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल में गिवन है कि जनाब एक आप जब फुटबॉल पड़ा हुआ है, इस फुटबॉल को जब आप हिटअप करोगे डेफिनेटली इसमें मोशन आ जाएगी। ये बंदा रेस्ट में, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, आपने फोर्स लगाई तो ही इसकी स्टेट में चेंज आया। यहाँ पे एक साइक्लिस्ट मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी हर्डल के साथ टकराता है उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, उससे पहले वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। अब मैं यहाँ पे मोशन की बात भी कर रहा हूँ और उसी के साथ साथ मैं रेस्ट की बात भी करता जा रहा हूँ। तो मेरा बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए इस बात को समझना भी बड़ा जरूरी होगा कि स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है। देखिए दोनों स्टेट्स को न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इस पॉइंट्स को बड़े आसान से मेरा बेटा आपको क्लियर कर दूं कि मेरी जान अगर आपके पास फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, इफ द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, तो फोर्सेस के बैलेंस होने से क्या है, दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में लाइक आपने किसी ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट की, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। इट मींस ये तो रेस्ट में पड़ा हुआ है, इसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास 0 मीटर पर सेकंड है। याद रखिएगा मेरी जान, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। इन जनरल बहुत सादा लफ्जों में मैं ये बता दूं, जब फोर्सेस बैलेंस होगी तो ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन जीरो आएगा। ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन जीरो जब आ जाए तो ये समझ लें कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ओबे किया जा रहा है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट मोशन में हो, तो ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो लेकिन उसका एक्सीलरेशन जीरो आ जाए, तो आप सबको बड़े अच्छे से पता है कि मेरा बेटा वो तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट तब हो सकती है जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट आए वेलोसिटी का,
प्लस उसकी जो डायरेक्शन है, ये दोनों आपके पास कांस्टेंट आ रही हो, सेम आ रही हो, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है मेरी जान, वो आपके पास जीरो आती है। इट मींस कि आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी जीरो एक्सेलरेशन रख सकता है और आपके पास ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में भी एक्सेलरेशन रख सकता है। और ऐसा कब होगा? जब इन दोनों केसेस में, मैं ब्लैक पॉइंट के साथ लिख देता हूं मेरा बेटा, जब इन दोनों केसेस में आपके पास फोर्स की वैल्यू जीरो या इफेक्ट ऑफ फोर्स आपके पास मेरा बेटा जीरो आ रहा, तो उस वक्त हम ये बात करते हैं कि मेरे बेटे, हम इसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओबे कर रहे हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट को डिस्कस करना या स्टेट ऑफ मोशन को डिस्कस करना, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन के डिस्कस करने की वजह से न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दूसरा नाम न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और यही वो लॉ है जो डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ में तो आप उसका इफेक्ट पढ़ते हो, लेकिन फर्स्ट लॉ में मेरा बेटा आप उसकी जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स है उसके बारे में मेरा बेटा आप डिस्कस कर लेते हो, क्योंकि भाई अगर फोर्स अंदाज होगी तो ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज आएगा। आप रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं और मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक पॉइंट हमेशा डिस्कस किया जाता है। व्हाट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस? दुनिया में, पूरी कायनात में वो जगह जहां से बैठकर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपका जो मेरा बेटा एक्स वाई जी है, ये भी आपका मेरा बेटा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां से कोई एक्सपेरिमेंट करते हो। तो मेरे बेटे न्यूटन का फर्स्ट लॉ या जितने भी लॉज हैं वो वैलिड होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन आपके पास जीरो हो, उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो मेरा बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब इट मींस कि अगर ऑब्जेक्ट आपके पास स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तब, या फिर अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा हो इन अ स्ट्रेट लाइन, उसकी वेलोसिटी में किसी किस्म का कोई चेंज ना आए, तो उसे हम मेरा बेटा नाम देते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। जी मेरे बच्चे, ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। अब हम बात करते हैं मेरा बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सो मेरे बेटे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास बड़े अच्छे से आप सब ने ये रिलेशन पढ़ा होता है, F इज इक्वल टू एम ए। बार बार हम ये डेफिनेशन, बार बार हम ये रिलेशन पढ़ते हैं और इस रिलेशन को मैं बड़े आसानी से लिख भी देता हूँ। फोर्स इक्वल्स mass टाइम ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स mass टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। या फिर आप बहुत आसान से स्टेटमेंट पढ़ते हो कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाए तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। अगर मेरा बेटा यहाँ जरा गौर करें, आपको ये अंकल नजर आ रहे हैं, ये अंकल बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं 40 केजी के ऑब्जेक्ट पे, तो उनके फेस के एक्सप्रेशन हैं वो हंस रहे हैं, लाइक उनको कम फोर्स लगानी पड़ रही है। और लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा हो जाए तो उनके फेस एक्सप्रेशन से आप देख रहे हैं कि उनका जोर जब लग रहा है तो उनके फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर फोर्स ज्यादा लगाओगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा, लेकिन अगर मैस ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगा, एक्सेलरेशन मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने या ये डेरिवेशन बड़े अच्छे से पढ़ी हुई है। तो फोर्स ज्यादा लगाने से, जैसे कि आपके हाथ में कोई डस्टर, कोई बॉल पेन हो, जैसे इसको मैं इजीली, ये अंकल मूव कर रहे हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे फोर्स लगाएंगे मैस कम है तो ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, लेकिन यही अंकल इस मैस पे जब फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कम आएगा, कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। सो मेरे बेटे, इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो लिख सकता हूँ F ओवर M, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए कांस्टेंट लेके आते हैं तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन जाती है F is equal to ma। When a net force acts on a body, it will produce an acceleration in the body which is equal to applied force। So मेरी जान,
The acceleration is directly proportional to net force and inversely proportional to mass of an object. इस तरह से भी इसको डिफाइन किया जाता है मेरा बेटा। अब आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूं। बहुत से लोगों का जो शुरू है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि यार नेट फोर्स का मतलब क्या होगा और टोटल फोर्स का मतलब क्या होगा। होपफुली आप में से जितने भी लोग लेक्चर को सुन रहे हैं दे नो वेरी वेल, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरा बेटा, आपको पता भी होगा कि नेट फोर्स और टोटल फोर्स क्या है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। वो क्वेश्चन ये कि आपको ये ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है, इस ब्लॉक का मैस 5 केजी है। आप बात करें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, F इज इक्वल टू एम ए। इस ब्लॉक पे इस तरफ से जो फोर्स लग रही है वो 10 न्यूटन है, लेकिन इस तरफ से जो फोर्स लग रही है वो 5 न्यूटन है। तो मेरी जान, एक तरफ से 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और दूसरी तरफ से 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। टोटल जो फोर्स लग रही है वो आपके पास कितनी आ गई मेरा बेटा, 10 प्लस 5, टोटल फोर्स बन गई 3 न्यूटन। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जी इसका एक्सेलरेशन बताएं कितना होगा, आप लिखेंगे जी F इज इक्वल टू एम ए, F ओवर M इज इक्वल टू ए। F आप लिखते हैं मेरा बेटा 15, मैस लिखते हैं 5 और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं जो आपके पास कहते हैं जी 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये आंसर आए मेरा बेटा 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है, मैस आपके पास 5 केजी है, 15 को 5 पे डिवाइड करने से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाए, क्या ये आंसर ठीक होगा मेरा बेटा? नहीं भाई, ये आंसर ठीक नहीं होगा। आप कैसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं? आपको चाहिए होती मेरा बेटा नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब क्या मेरा बेटा? नेट फोर्स का मतलब हजूरे वाला ये बनता है, जब मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करनी होती है, अगर देखें फोर्स को मैं F1 का नाम दे दूं और इस फोर्स को F2, ये दोनों फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट तो कर रही है, हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो मुझे इफेक्टिव फोर्स निकालनी है, तो नेट फोर्स होती है मेरा बेटा कि ऑब्जेक्ट पे कितनी इफेक्टिव फोर्स निकालते हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसको पहले लिख दें और नेगेटिव का साइन उस फोर्स के साथ लगा दें जिसकी वैल्यू कम आ रही है। सो नेट फोर्स आ जाएगी 10 माइनस 5 आपके पास मेरे बेटे 5 न्यूटन। अब अपना जो फॉर्मूला है वो यूज करें। सो ए इज इक्वल टू आएगा मेरा बेटा F ओवर एम के। फोर्स मेरा बेटा आपके पास 5 है, मैस भी 5 है, तो 5 को 5 पे डिवाइड करने से आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपके पास मेरा बेटा राइट आंसर होगा, जिससे आप एक्सेलरेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज द नेट फोर्स, इज ऑलवेज द नेट फोर्स। आपने हमेशा जब भी बात करनी है वो बात करनी है मेरा बेटा नेट फोर्स की। हमारा लेना देना टोटल फोर्स के साथ नहीं होगा, हमारा कंसर्न मेरा बेटा नेट फोर्स के साथ होगा। उसके बाद मेरे बेटे यूनिट ऑफ फोर्स की बात करता हूं और साथ ही फिर हम मेरे बेटे बात करेंगे अबाउट द कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो मेरा बेटा मैं ग्रीन कलर से आपको यूनिट की बात बता दूं, यूनिट ऑफ फोर्स एस आई यूनिट, न्यूटन के नाम से ये मेरा बेटा हम न्यूटन लिखते हैं। फॉर्मूला होता है वैसे F इज इक्वल टू एम ए। इसके लिहाज से जो 1 न्यूटन है वो बेसिक बेस यूनिट्स में जाए तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल आता है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में आपके पास मेरे बेटे 1 डाइन इक्वल आता है मेरा बेटा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। अगर आप डाइन को कन्वर्ट करते हैं न्यूटन में, सो 1 न्यूटन इक्वल आता है मेरे बच्चे 10 रेज की पावर 5 डाइन के। तो अगर सीजीएस में आपसे पूछा जाए तो मैं ग्रीन कलर को इस ब्लू बॉक्स में बंद कर रहा हूं मेरा बेटा, और 1 न्यूटन को, ये आपके पास
इसे MKS सिस्टम भी कह सकते हैं, SI यूनिट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा बेटा ये आपके पास CGS सिस्टम है, जिसमें मेरे बेटे आपने ये बात याद रखनी है कि 1 न्यूटन 10⁻⁵ डाइन के इक्वल आता है। जब भी डाइन का वर्ड आए तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि CGS सिस्टम ऑफ यूनिट फोर्स की बात की जा रही है। फिर आपसे लोग बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि अर्थ, जमीन, वो किसी आदमी पर फोर्स ज्यादा लगा रही है, पर्सन A B वट कोई भी है मेरा बेटा, या जमीन पे वो आदमी जैसे कितनी फोर्स लगा रहे हैं। लाइक आप जमीन को ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हो या जमीन आपको ज्यादा फोर्स अपनी तरफ खींच रही है। तो आंसर हमेशा ये होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं। हम जमीन पर और जमीन हम पर दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं। हाँ, हमारा मैस कम होता है इसलिए एक्स में एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, अर्थ का मैस ज्यादा होता है इसलिए उसमें एक्सेलरेशन कम होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। ये आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा होगा। हाँ मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा, वो कॉन्सेप्ट क्या है मेरी जान, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कांटेक्ट फोर्स का ये भी एक ट्रिक होता है एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। अभी कांटेक्ट फोर्स क्या बला है इसके बारे में मेरा बेटा बात करते हैं। कुछ मुश्किल बला नहीं है, आप लोग फर्ज करें, मैं ये कहता हूं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m2 है, इसके साथ किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई छोटा सा मैस m1 भी फिक्स्ड है इसके साथ। अब यहाँ पे फोर्स लगती है इस तरफ से F1 फोर्स लगती है, तो डेफिनेटली इसमें इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो मेरे बेटे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसमें किसमें कितनी फोर्स लग रही है, m1 पे कितनी फोर्स लग रही है और m2 पे कितनी फोर्स लग रही है। तो फिजिक्स में मेरा बेटा इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जैसे कि मेरा बेटा m1 को मैं अलग कर लेता हूं और m2 को अलग कर लेता हूं। यहां पे जरा गौर करें, इस तरफ से तो फोर्स लग रही थी मेरा बेटा F1, लेकिन मेरा बेटा इसके साथ जुड़ने की वजह से इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, जिसे मैं क्या ले देता हूं F, और ये एक्सेलरेशन या सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही थी रिएक्शन, यही रिएक्शन इस डायरेक्शन में M2 पे लग रहे। अब यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो आएगी F माइनस F1 नहीं रहते इज इक्वल टू M1A, लेकिन यहाँ पे स्मॉल f इज इक्वल टू आ जाएगा M2A के। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास एक नेट रिजल्ट आ जाए। वो नेट रिजल्ट ये बता कि F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू आया M1A के। अब माइनस f की वैल्यू स्मॉल f की आपके पास M2A भी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया M2A इज इक्वल टू M1A। माइनस दूसरी तरफ जाके मेरा बेटा प्लस हो गया M1A प्लस M2A। इधर मेरे बच्चे आपके पास आ गया F। अब इन दोनों में देखिए कॉमन आपके पास A है, तो यहाँ पे आ गया F। इसका मतलब है फोर्स को जब मैं टोटल मैस M1 M2 पे डिवाइड कर रहा हूं, मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। इसी तरह अगर स्मॉल f का फॉर्मूला देखें, स्मॉल f आ रही है M2A। अब A की एक नई वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, मैं सिंपली लिख सकता हूँ M2 इंटू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। लेट आपके पास एक ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स लग रही हो 20 न्यूटन, आपसे क्वेश्चन किया जाए M1 अगर आपके पास 5 kg है, M2 आपके पास मेरा बेटा 10 kg है, सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द फोर्स F। एक्सेलरेशन तो मेरा बेटा आपके पास आ गया, ये M2 पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू दें। ये आपके पास क्या आएगा मेरा बेटा F डिवाइडेड बाय टोटल मैस M1 प्लस M2। F 20 है, टोटल मैस 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह F कैलकुलेट करना होगा तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 15, तो ये मेरे बच्चे आपके पास 2 न्यूटन आ जाएगा। सो इस तरह आप इजीली इसका फार्मूला या इसी तरह इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
जी मेरा बेटा, इसको ध्यान से सुन लें, देख लें और इसके स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले ली करें, साथ साथ नोट किया करें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा अच्छे से डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं तो शॉर्टकट ये हो सकता है जनाब कि आप मेरे बच्चे यहाँ पे लिख लें, ए आपके पास है एफ डिवाइडेड बाय टोटल मास और स्मॉल एफ आपके पास है m2f डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये थी हमारे पास मेरा बेटा एग्जांपल नंबर 1। इसी तरह मेरे बच्चे अगर आप ये कहें ये तो जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों को मेरा बेटा अगर एक रस्सी के साथ जोड़ लिया जाए, तो जब रस्सी की बात आती तो आपके जिन में मेरा बेटा फोर्स की एक नई फॉर्म जिसे हम टेंशन कहते हैं वो आ जानी चाहिए। मेरे बेटे यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट कि आपने यहाँ पे मेरा बेटा फोर्स लगाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही होगी, यहाँ पे टेंशन टी आ गई, यहाँ पे भी टेंशन टी आ गई, ये आपके पास एम है। सो अगेन मेरा बेटा हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स, सेम डायग्राम बनेगी, सिर्फ स्मॉल एफ की जगह पे मेरा बेटा अब टी आ जाएगा। M1 पे हम दो ऑपोजिट फोर्सेस शो कर देंगे। अगर टेंशन टी इस तरफ है तो एफ आपके पास मेरा बेटा इस तरफ आ रहा है, एफ माइनस एफ विल बी इक्वल टू M1A। इसी तरह मेरे बेटे यहाँ पे M2 आएगा और यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा। सो मेरे बेटे स्मॉल एफ आ जाएगा आपके पास M2A। सेम वही कॉन्सेप्ट मेरा बेटा, फिर मैं वही डेरिवेशन फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करके लिखूंगा जी, एफ माइनस M2A इज इक्वल टू आ रहा है M1A के, और एफ मेरे पास इक्वल आ रहा है M1A प्लस M2A। दोनों में मेरा बेटा आपके पास ए कॉमन था तो ये बन जाएगा एफ डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अभी जो आपने कॉन्सेप्ट यूज किया मेरा बेटा वही कॉन्सेप्ट, फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। स्मॉल एफ मेरा बेटा M2F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो मेरे बच्चे सिंपली हमने यहाँ पे जो चेंज लाना था, मैं ग्रीन कलर से ले आता हूँ मेरे बेटे, वो ये है कि हमने स्मॉल एफ की जगह पे अब टेंशन टी का यूज करना है। तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू M1 नहीं आएगा मेरा बेटा, और यहाँ पे भी इसकी जगह पे टी आ जाएगा तो टी विल बी इक्वल टू M2F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 एंड टी इज इक्वल टू M2F डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब मेरा बेटा वही एक कंडीशन, वही चीज, वही फॉर्मूला। लेट फोर्स आपके पास मेरा बेटा 20 न्यूटन है, M1 आपके पास मेरे बेटे 5 kg आ रहा है, M2 आपके पास मेरा बेटा 10 kg आ रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी फिर 20 डिवाइडेड बाय 15, जैसे पहले आपने निकाली 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंशन की वैल्यू आपके पास उसी तरह 10 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये आ जाएगा मेरा आपके पास 2 न्यूटन। अब मेरे बेटे हम बात करते हैं नेक्स्ट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या कहता है? टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, उसके इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे मेरे बेटे हम बात ये कह लेते हैं, ए ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स उसको हमने एक्शन कह दिया, आर को हम रिएक्शन कह देते हैं। दोनों एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, इसलिए एरो ऊपर लगा के नेगेटिव का साइन लगा दिया। मेरे बच्चे इसकी बड़ी एग्जांपल है, लेकिन सबसे आसान देखो, जैसे कि बुलेट को फायर किया, गोली चलाई, अब जितनी फोर्स से बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसको हम एक्शन कह देते हैं। रिएक्शन के तौर पर उतनी ही फोर्स से जो बुलेट है वो रिकॉइल होगी, झटका खाएगी मेरा बेटा वापसी की तरफ, पीछे की तरफ। अब कुछ लोग कहते हैं यार इतनी तेजी से तो जो गन है वो तो नहीं जा रही होती मेरा बेटा, वो आपके हाथ में होती है और उसको आप रोक रहे होते हो, दूसरा उसका मैस बुलेट के मुकाबले में ज्यादा होता है। तो हम ये बात पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, लेकिन फोर्स दोनों पे सेम लग रही है। इसी तरह मेरा बेटा आप कहीं पे नारायण कागान या कहीं पे खानपुर डैम पे जाते हो, बोट से जब आप उतर रहे होते हो तो मेरा बेटा उसको सबसे पहले लंगर किया जाता है, उसको बांधा जाता है, क्योंकि जब आप उसको पांव से मेरा बेटा पुश करते हो तो आप एक्शन लगा लो, रिएक्शन के तौर पर वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से मेरे बेटे
अगर ये नहीं बंधी होगी तो ये मूव करेगी, बोट के मूव करने से आपके फिसलने के चांसेस भी होते हैं। सिमिलरली रॉकेट जितनी तेजी से गैसेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में या जितनी तेजी से गैसेस निकलेंगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसका एक्शन है रिएक्शन के तौर पर मेरा बेटा उतनी तेजी से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरह बैलून में से जब एयर को निकाला जाता है तो मेरा बेटा जितनी तेजी से एयर बैलून में बैकवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी उतनी तेजी से बैलून फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे भी हम ये बात कह सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक चीज याद रखिएगा मेरा बेटा, यहाँ पे फोर्सेस की वजह से या जिसे हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, ये कभी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस नहीं करते, कैन नॉट बैलेंस। अब ये को यार एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक तरफ लग रही है, शायद ऑब्जेक्ट बैलेंस हो रहा है, ना तो रॉकेट बैलेंस हुआ, ना आप बैलेंस हुए, ना बुलेट बैलेंस हुई, ना बैलून बैलेंस हुआ, सब मूवमेंट में है। इसी तरह मेरे बेटे यहाँ पे फोर्सेस हमेशा पेयर्स की सूरत में आएगी, फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर्स। ठीक हो गया मेरा बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था न्यूटन के थर्ड लॉ मोशन से रेलिवेंट। सो मेरा बेटा टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ मेरे बच्चे, इसके बाद हम इंशाल्लाह बात करेंगे अपना मशहूर ज़माना टॉपिक जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, और उसी के साथ मेरे बेटे हम इलास्टिक कुलियन की बात करेंगे। सो इंशाल्लाह कल हम इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे। इसका कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा था, बेस बनानी थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। सो विश यू गुड लक, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था एमएम नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 0331961158 पे कॉन्टेक्ट करें। और अगेन मेरा बेटे हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ एमएम नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। विश यू गुड लक, और कोई कुछ भी कमेंट जो आप लोग फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।